अच्छा बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे एक्सपीरियंशियल फैमिली थेरेपी। उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, जब तक और स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। एक्सपीरियंशियल मैम फैमिली, जी जी जी। मैम हमने सेकंड रिपोर्ट कब सबमिट करवानी है? बच्चों, आपने सेकंड रिपोर्ट सबमिट नहीं करवानी है। आप लोगों ने मुझे सिर्फ फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट करवानी है। मैंने फर्स्ट रिपोर्ट चेक करके इसके अंदर जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी, मतलब फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स हैं या जहाँ पे भी मुझे लगा कोई आपने मिस्टेक की है, वो मैं करेक्ट कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी। उसके बाद जो बाकी तीनों रिपोर्ट्स हैं वो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, वो फिर मैं इकट्ठी एक ही बार चेक करूंगी। तो मतलब मैम अब हमने आपने एक हमसे एज अ फॉर्मेट लिया है कि हम लोगों को समझ जी आई है कि नहीं आई। जी जी। और जो बाकी रिपोर्ट्स हैं बच्चों, वो भी आप आसानी बना लीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं है। ये ना हो कि हमें पीछे से मतलब वो ये ऑर्डर कर दें कि आप जो प्रैक्टिकल काम है, यानी किस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो पहले सबमिट करवा लें या कुछ इस तरह का हो, तो वो भी आप बस आप इस तरह से तैयार रहिए कि वो आप 2-3 हफ्तों में वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। यस मैम। और मैम जिनकी प्रेजेंटेशन क्लास में हुई थी उनकी दोबारा तो नहीं ना होनी? नहीं नहीं बच्चों, उनकी दोबारा नहीं होनी। सहर लोगों के ग्रुप की हो गई ओके। थी, और मुनज़्ज़ा अनम ने दे दी थी, और अक्सा आपने तो नहीं थी ना दी, मुझे लगता अभी। अक्सा और अनम ने नहीं थी दी, मुनज़्ज़ा ने और सहर और आई थिंक आयशा रियाज ने दी थी। यस मैम हम दोनों ने दी जी थी। जी, इन दो बच्चों ने दी थी, ये दो ग्रुप्स की हो गई थी। बाकियों की मैं आज लेके आई हूँ टॉपिक्स, वो मैं आपको बता दूंगी। तो बाकी लोग भी ओके मैम। स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बच्चों एक्सपीरियंशियल फैमिली थेरेपी पढ़ रहे थे। एक्सपीरियंशियल फैमिली थेरेपी मतलब बहुत सी जगहों पे, आप इससे पहले हम लोगों ने जो वर्जीनिया सैटर की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ी है, बहुत से लोग इसे बहुत सी बुक्स में या बहुत सी जगहों पे आप इन दोनों का वर्क इकट्ठा ही देखेंगे। और इनके बहुत से टेक्निक्स भी हम लोगों ने उस दिन देखे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती। एक्सपीरियंशियल फैमिली थेरेपी के जो फाउंडर थे, एक्चुअली उनका ये बिलीफ था, मतलब उन्होंने जब एक्सपीरियंशियल फैमिली थेरेपी स्टार्ट की थी, तो वहां पे विटिकर ने एक्चुअली ये कहा था कि जो हमारी एक आप ये कह लें कि थ्योरेटिकल अप्रोच है ना, कार्ल विटिकर ने इसको बेसिकली प्रेजेंट किया था इस थ्योरी को। और उन्होंने कहा था कि जो हमारा थ्योरेटिकल वर्क है ना, वो हमें क्लिनिकल वर्क, यानी कि जब हम एक प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं, तो हम अगर थ्योरी की बेस पे वर्क कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए एक बैरियर बन जाता है कि हम एक हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है या हमारे पास जो भी सब्जेक्ट आता है, हम उस सब्जेक्ट को एज एन इंडिविजुअल या एज अ यूनिक पर्सन कंसीडर नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उसे लेके चल बल्कि हम अब ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो पहले से जो भी थेरी ने हमें जो पॉइंट्स दिए हैं, थेरी ने हमें जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, जो मीनिंग्स दिए हैं, हम एक्चुअली अपने उस पर्सन को या उस सब्जेक्ट को उस थेरी के अकॉर्डिंग फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बरक इसके बजाय कि हम लोग एक्चुअली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करें, बल्कि हमें एक इंट्यूटिव अप्रोच अपनानी चाहिए। यानी कि आप जब एक क्लाइंट को देख रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो एज अ थेरापिस्ट या एज एन एक्सपर्ट आपके माइंड में, या आपका आपने इतना एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, उस वक्त आपके माइंड में आप ये कह लें कि जो पहले से एकदम से आपको जो क्लिक करती है बात, या कोई चीज़ आप सोच रहे होते हैं कि अगर हम इसे ये सजेस्ट करेंगे, तो वो ये थेरेपी सजेस्ट करेंगे, इसको ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये सजेशन दे सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू कि आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करें। तो सबसे पहले तो उसने, आप ये कह लें बच्चों के सबसे बड़ा जो आप ये कह लें कि क्रिटिसिज्म किया था पुरानी अप्रोचेस पे, वो यही किया था। फिर जब आप एक्सपीरियंशियल फैमिली थेरेपी को लेकर चल रहे होते हैं, तो ये फैमिली थेरेपी में जब ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने अगर किसी भी थ्योरी को फॉलो नहीं करना, या आपको लग रहा होता है कि आपकी पुरानी एक्सपीरियंसेस या आपके पुरानी एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई नई चीज़ सजेस्ट किया या कुछ नया इंस्ट्रक्ट किया अपने क्लाइंट को, तो ऑब्वियसली वो ज़रूरी नहीं है कि 100% वर्क करे। हो सकता है बाज़-औक़ात वो आपके लिए मतलब किसी गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, लेकिन आप वहाँ पे जो मिस्टेक भी कर रहे होते हैं, वो मिस्टेक भी एक्चुअली आपको कुछ ना कुछ एक नया सिखा रही होती है। तो इस तरह से कि हमें एक इंट्यूटिव अप्रोच अपनानी चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों हमने देखा था कि एक्सपीरियंशियल फैमिली थेरेपी के कुछ गोल्स थे, और ये गोल्स वर्जीनिया सेटर ने भी अपनी थेरेपी में यही गोल्स बताए थे, जिनमें ऑब्वियसली फर्स्ट वन गोल तो यही है कि हमें फैमिली का जो हर मेंबर है, फैमिली के अंदर जो मेंबर का आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, वो एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, यानी कि जेन्युइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए। आपके जो भी माइंड में है, जो भी दिल में है किसी दूसरे पर्सन के लिए, अपने बहन भाई के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, आप किसी भी फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, तो आप उनको वो चीज़ बताएं। क्योंकि जब आप शेयर कर रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, या अपने हिडन फीलिंग्स उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो वो आपकी होनेस्टी और इसके साथ साथ आपका जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और उसके बाद जो सेकंड गोल अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंशियल थेरेपी है, वो ये है कि हमें हर पर्सन को
जब आप उसे ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि उसने पहले भी बोला था अपनी थेरेपी में, सबसे पहले भी यही सजेस्ट किया है कि हम उसे एक यूनिक पर्सन ट्रीट करें। हम उसे ये देखें कि वो पर्सन जो आपके पास आया है अपनी एक प्रॉब्लम को लेके, अपनी किसी भी अपने मसले को लेकर आपके पास आया है, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा है, तो वो एक यूनिक पर्सन है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल बच्चों डिप्रेशन के या स्ट्रेस के 3 या 4 पेशेंट्स आ रहे हैं या क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो ठीक है, आपको ये लग रहा है कि जी इनका इसे भी डिप्रेशन है, उसे भी डिप्रेशन है, थर्ड वन को भी डिप्रेशन है, वो तीनों को डिप्रेशन है, लेकिन आपके पास वो जिस हिस्ट्री के साथ आ रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आ रहे हैं, आपने उसको उनका वो चेक करना होता है। यानी कि हमने हर पर्सन को एज एन इंडिविजुअल, एज अ यूनिक पर्सन कंसिडर करना है। क्योंकि जब तक अकॉर्डिंग टू दिस थेरेपी, जब तक हम लोगों की यूनिकनेस पे वर्क नहीं करेंगे या उनकी यूनिकनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम एक पर्सन को अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकते। तब तक आप मतलब अकॉर्डिंग मतलब कार्ल विटिकर ये कहता था कि तब तक हम ये कहते हैं कि ब्लाइंडली हम पहली थेरीज को ही फॉलो करते जाते हैं। और उसके बाद थर्ड वन है कि ऑब्वियसली कि जब आप एक फैमिली मेंबर हैं या आप किसी भी जगह पे रह रहे हैं, मतलब आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपका यूनिवर्सिटी में है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कहीं पे भी आपका कोई भी सिनेरियो है, तो वहाँ पे जब तक हम दूसरे लोगों के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते इमोशनली। क्योंकि जब हम लोगों को कंसीडर कर रहे होते हैं और जब हम लोगों को ये देख रहे होते हैं कि वो लोग हमारे हमसे अलग हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे अलग हैं, उनकी आदतें हमसे अलग हैं, उनके रहने सहने का तरीका अलग है, उनकी पर्सनैलिटी अलग है, तो इसके साथ साथ हम ना सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, बल्कि हमारी अपनी ग्रोथ हो रही होती है, हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही होती है। और जब हमें लोगों के डिफरेंसेस से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है, तो वहीं पे हमारी अपनी ग्रोथ भी रुक जाती है और वो हमारे लिए एक डिप्रेशन और एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ हमें ले जाती है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा था कि इसका हम जब थ्रेटिकल फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने किस किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ वर्कआउट करना है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले ऑब्वियसली हम ये देख रहे होते हैं कि रूट काज क्या है फैमिली, मतलब आपके पास जो भी पर्सन आपके अपनी प्रॉब्लम लेके आया है तो उसका रूट काज क्या है। फिर ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ रेगुलेशन होती है हमारी, उनके साथ कन्वर्सेशन हो रही होती है कि वो आपस में अपने बच्चों के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रख रहे हैं। और फिर हम लोग जब ट्रीटमेंट देख रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि जब हमने कोई ट्रीटमेंट देनी है तो हमने फैमिली मेम्बर्स को कुछ रोल्स असाइन करने हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें फैमिली को ट्रीट करना थोड़ा ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। और ऑब्वियसली जब आप, जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया कि जब इस फैमिली में इस थेरेपी के अकॉर्डिंग और वर्जीनिया सेटर की थेरेपी में भी उन्होंने बार-बार सिर्फ एक ही बात की थी कि हमें एक-दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने व्यूज़ को ओपनली और रियली रियली मतलब रियल शो करना चाहिए। यानी कि आपके जो दिल में है या आप जो सोच रहे हैं, आपको कहीं भी किसी बात में कन्फ्यूजन हो रही है या आप कुछ और सोच रहे हैं, आप वो उनसे शेयर करें। क्योंकि जब आप जेन्युइन होके और ऑनेस्टी के साथ चीज़ें एक-दूसरे के साथ शेयर करती हैं, तो उतने ही ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप ये कहने के बढ़ने लग जाता है, और इसके साथ साथ आपका जो रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अपनी फैमिली के साथ हैं, वो भी ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं। उसके बाद बच्चों डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। और बेसिकली इस फैमिली की कोई अपनी इट सेल्फ टेक्निक नहीं है इस फैमिली थेरेपी की, बल्कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो किसी ना किसी क्लाइंट के अकॉर्डिंग, किसी पर्सन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो टेक्निक्स ज्यादा यूज की जाती हैं, तो यही कहा जाता है कि एक्सपीरियंशियल फैमिली में मतलब रिसर्चेस ये बताती हैं कि फॉलोइंग टेक्निक्स जो है वो ज्यादा इजीली और ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रही होती है। जिसमें हम लोगों ने फैमिली स्कल्पटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ा था, और अगर आपको याद हो हम लोगों ने वर्जीनिया सेटर की थेरेपी में भी इस टेक्निक के बारे में पढ़ा था। तो जिसमें एक्चुअली हम ये कहते हैं कि हमने आपके पास अगर कोई भी क्लाइंट आया है, फैमिली मेंबर आया है, तो हम उसे कहते हैं कि वो अपनी फैमिली की कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करे, यानी कि सक्लप्ट बनाए। जिस तरह से बच्चों आप देख नहीं रहे होते मुजस्समा साजी में लोग बना रहे होते हैं, लेकिन वहां पे चले आप एक बकायदा बना रहे होते हैं एक मुजस्समा, या वो मड से या इन चीजों से बना रहे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ उन्हें ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। और कहा जाता है कि वो ये भी बताएं, या खुद बैठ के बेशक बता दें कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, मतलब जिनके साथ भी उनको बेसिकली प्रॉब्लम है, वो उनकी फिजिकल मूवमेंट्स किस तरह की हैं, वो बैठते किस तरह से हैं, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तब उनके नॉन वर्बल लैंग्वेज कैसे होते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चों मतलब एज अ चिल्ड्रन, ये फैमिली थेरेपी ज्यादातर जो रिसर्चेस कहते हैं कि ज्यादातर बच्चों पे ही की गई थी, तो उनका थोड़ा डाटा आपको ज्यादा मिलेगा बहुत सी जगहों पे कि जो बच्चे हैं वो हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी। अगर आप फॉर एग्जांपल आप ही अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो और वो मोबाइल में लगा हुआ, आप उसके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, आप नो डाउट हो सकता है उसका सारा ध्यान आपकी तरफ हो, तो आपकी सारी बातें बहुत गौर से सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो नॉन वर्बली या उसके फिजिकल मूवमेंट्स या उन चीजों से वो आपके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा, तो आप उससे बहुत ज्यादा आपको वो चीज बॉदर कर रही है।
तो इसी तरह जो हमारे पेरेंट्स के नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है, बहन भाइयों की नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है, और छोटे बहन भाइयों पे या छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही होती है। फैमिली कपलिंग के बाद एक्सपीरियंशियल फैमिली थेरेपी की टेक्निक में हमने फैमिली पपेट इंटरव्यू देखा था। तो उसके बाद बच्चों एनिमल एट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू बता रहे होते हैं। जैसे हम आपने देखा होगा कि बहुत से फैमिली एनिमल एट्रीब्यूशन आप लोग प्ले थेरेपी में भी इसको यूज कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एक स्टोरी टेलिंग की तरह बता रहे थे बच्चों को। एक्चुअली तो थोड़े से एनिमल्स की पिक्चर्स दिखा दी जाती हैं और उसको कहा जाता है इससे रिलेटेड कोई स्टोरी बना। जब वो स्टोरी बना रहा होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल ये एलिफेंट है या उसकी मामा है, ये वहां पे जा रहे हैं, इस तरह से रह रहे हैं, तो एक्चुअली वो स्टोरी कहीं ना कहीं उसके घर की स्टोरी होती है और उन्हीं के अंदर हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट है या कहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो रही है। इसी तरह बच्चों फैमिली आर्ट थेरेपी की टेक्निक है, जिसमें जो कि आपके एचएमटी से थोड़ी मिलती जुलती हैं, जिसमें हमें ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली से रिलेटेड ये पिक्चर ड्रॉ करें। फैमिली मेंबर्स के बारे में बताइए, आप घर में खाना किस तरह से खाते हैं, किस तरह से बैठे होते हैं, किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ वो एक्चुअली ड्रॉ कर रहे होते हैं, वही जो चीज़ें हैं वही हमें वहाँ से उन चीज़ों के बारे में क्लू मिल रहा होता है। जैसे उस दिन मैं इसी तरह फिर आपकी जो कंजॉइंट फैमिली टेक्निक है, ड्राइंग है, यहाँ पे भी क्या होता है कि हम लोग फैमिली मेंबर्स के बारे में या उनकी, आप ये कह लें बच्चों, एक मिनट बच्चों, कि जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि आप एक्चुअली अपनी फैमिली की पिक्चर बनाएं और फैमिली के हर मेंबर को उसके अंदर आपने ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे जब आप बता रहे होते हैं वो फैमिली मेंबर को जब ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो वहां पे ही हमें पता चल रहा होता है उस ड्राइंग के थ्रू कि एक्चुअली इसमें वो किन चीजों को लेकर आ रहा है अच्छे तरह से और किन को वो दूर रख रहा है। जैसे मैंने आपको उस दिन एक एग्जांपल दी थी कि मूवी तारे जमीन पे, जब आपने देखा होगा कि वो उसके पास एक बुक होती है जिसपे वो अपने घर वालों की सबकी पिक्चर्स बना रहा होता है। स्टार्ट में जब वो सबके पिक्चर बनाता है तो वहां पे उन सबके साथ वो भी होता है स्टार्ट के पेजेस में। लेकिन जैसे 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 टाइम गुजरता जाता है, एंड तक के पेजेस तक पहुंचते पहुंचते उसकी मदर फादर और उसका जो बड़ा भाई है वो अलग रह जाते हैं और वो उनसे बिल्कुल टोटली एक अलग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे चला जाता है। तो एक्चुअली ये चीजें जो होती हैं वो हमें किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में, क्योंकि बच्चों के थ्रू इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें ज्यादा इजीली और ज्यादा इफेक्टिवली और आप ये कह लें कि आपके ज्यादा ऑथेंटिकली मिल जाती है। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ थेरापिस्ट, कि आप अगर इंटरव्यू में वो बच्चा कुछ नहीं बोल पा रहा या क्लाइंट नहीं कुछ बोल पा रहा, तो एक्चुअली इन चीज़ों के थ्रू, क्योंकि नॉन इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू वो आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन दे देता है। उसके बाद बच्चों प्ले थेरेपी है जो कि 3 to 11 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जिसमें बच्चों के साथ उन्हीं की तरह खेलना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हीं की तरह बैठते हैं। और इसका बेसिकली ज़्यादातर मकसद यही हो रहा होता है कि हम उनके साथ रैपो बिल्ड करें, क्योंकि बच्चों के साथ रैपो बिल्ड करना थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। पहले तो वो बहुत जल्दी आपके साथ ही बहुत ज़्यादा, आप ये कह लें कि इफेक्टिवली बात नहीं कर पा रहे होते, आपसे थोड़ा डर रहे होते हैं, आपके साथ ही रेपो नहीं बिल्ड हो रही होती उनकी, तो वो आपको अपनी बातें किस तरह बताएंगे। आप में से मे भी अगर कोई ट्यूशन पढ़ाता हो, उसने बहुत दफ़ा इस तरह की नोट किया होगा कि अगर घर में कोई छोटा बच्चा आता है उनके पास पढ़ने, नर्सरी प्रेप का है या प्ले ग्रुप का है, तो हो सकता है पहले 2-3 दिन या पहले हफ्ते या पहले 2 हफ्ते वो बोलता ही नहीं है ज्यादा, जैसे आपने काम करने को कहा है कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेपो बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है आपके साथ, तो अपने घर की बातें आपको बता रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ बोलना स्टार्ट हो जाता है। तो प्ले थेरेपी एक्चुअली हमारी रेपो बिल्डिंग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर रही होती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारी रोल प्लेइंग टेक्निक। रोल प्लेइंग टेक्निक के बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसमें एक्चुअली हम हमारे पास जो क्लाइंट आता है, हम क्लाइंट की जगह पे खुद को रख रहे होते हैं और क्लाइंट को अपनी जगह पे रख देते हैं, उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम सुन के एक अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम भी उसी प्रॉब्लम के साथ या हमने भी इसी तरह की कोई ना कोई सिचुएशन को फेस किया है। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि क्लाइंट जो है वो थोड़ा रिलैक्स फील करे, वो अपनी बातों को चीज़ों को शेयर करने के काबिल हो, आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों की तरफ जाए, क्योंकि जब तक वो आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स अच्छे से शेयर नहीं कर पाएगा, चीज़ें आपके साथ अच्छे से नहीं बता पाएगा, तब तक वो आपको कभी भी इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। फिर उसके बाद गेस्टाल्ट थेरेपी की बहुत सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं हम, जिसमें एम्प्टी चेयर की टेक्निक है। एम्प्टी चेयर के बारे में बच्चों को पता ही होगा आपको कि क्लाइंट को बोला जाता है कि ये एम्प्टी चेयर है, आप समझ लें कि इस चेयर पे वो पर्सन बैठा है जिसके से आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी प्रॉब्लम है। अब आप विदाउट एनी हेजिटेशन उससे अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं और आप उससे बात कर सकते हैं। और बाजू का तो ये होता है कि खुद जो आप थेरेपिस्ट है वो वहाँ से उठ के चला जाता है, वहाँ पे हम लोग कोई ना कोई रिकॉर्डिंग रख देते हैं, ताकि जब वो पर्सन वहाँ पे बोल रहा हो तो हम उस बातों को जो वो उस चेयर से कर रहा है वो ज्यादा, आप ये कह लें कि फिर आपके पास ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से आ रही है। ये तो कुछ टेक्निक्स थी बच्चों जो कि अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस एक्सपीरियंशियल।
यूज कर रहे होते हैं। जी जी जी। मैम रोल प्लेइंग में अपनी एग्जांपल देनी है, कोई और एग्जांपल नहीं दे सकती किसी और क्लाइंट की या इस तरह से कोई और एग्जांपल? नहीं नहीं, मतलब जरूरी नहीं है आपने अपनी देनी है, आपने रोल प्ले कर रहे हो ना, आप हो सकता है अपने क्लाइंट की एग्जांपल दे रहे हो, लेकिन आप वहां पे ये शो कर रहे होते हैं कि जैसे ये सब कुछ आपके साथ हुआ, क्योंकि उस पर्सन को तो नहीं पता कि वो आपके साथ हुआ है या नहीं भी हुआ। वहां पे आप कोई भी बाजों का तो ये भी होता है कि हम वहां पे खुद से, आप ये कह लें, बच्चों के मन घरट खुद से बना के दे देते हैं कि हमारे साथ भी वैसे हुआ था, फिर मैंने ऐसे किया था, फिर मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही फील किया था। बस कहीं ना कहीं उस पर्सन को ये बात बताना चाह रहे होते हैं, ये फील करवाना चाह रहे होते हैं कि उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है या उसके साथ अगर कोई मसला है तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, बल्कि वो एक नॉर्मल बात है। ठीक है। ओके मैम। मैम पीछे आपने बताई थी एक आर्ट थेरेपी, जी जी उसके जी। अंदर हमने क्लाइंट ने स्टेटमेंट भी लिखनी होती है, जिस तरह वहाँ पे आपने पिक्चर मेंशन की मैम, जैसे ये नहीं आई नहीं एम वेरी हैप्पी विद माय फैमिली नाउ, इस नहीं तरह नहीं से उसने एक स्टेटमेंट भी मेंशन करनी होती है आर्ट थेरेपी में? नहीं नहीं, क्लाइंट ने स्टेटमेंट नहीं मेंशन करनी होती, क्लाइंट ने सिर्फ वहाँ पे चीजें, पिक्चर्स ड्रॉ करनी होती है। लेकिन बाज़-औक़ात पिक्चर्स ड्रॉ करते करते बाज़-औक़ात क्या करता है, अगर वो कोई स्टेटमेंट भी मेंशन कर देता है, वो स्टेटमेंट खुद आपके लिए, आप ये कह लें कि एक डोर खोल देती है, एक डोर ओपन कर देती है कि अब इसके बारे में भी पता करें उससे। जरूरी नहीं होता, ये तो वैसे किसी ने पिक्चर बनाई है तो वहां पे ऊपर लिख दिया। जैसे मैंने आपको उस दिन एक एग्जांपल दी थी कि डिपार्टमेंट में ना, बच्चों लॉकडाउन लगने से पहले एक सेमिनार हुआ था जो कि चाइल्ड काउंसलिंग पे था, मतलब सिर्फ बच्चों से रिलेटेड था। और वो यूएमटी से कोई आए थे, चाइल्ड काउंसलर थेरापिस्ट, तो वहाँ पे वो एक केस डिस्कस कर रहे थे, बल्कि उन्होंने पिक्चर्स भी दिखाई थी। उन्होंने उस बच्चे को बोला, वो एचएफडी नहीं था करवाया, वैसे ही एक पिक्चर उसे बनाने को बोला कि वो अपनी फैमिली की पिक्चर बनाए या किसी भी पर्सन की पिक्चर बनाए, चलो अपनी पिक्चर बनाए, उसे अगर अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। वो बच्ची, मतलब स्कूल वालों ने ये कंप्लेन की थी, जो वो थेरेपिस्ट हमें जो स्टोरी बता रही थी, स्कूल वालों ने ये कंप्लेन की थी कि वो जब से स्कूल में आई है, मतलब 1 साल हो गया उसको, 1.5 साल हो गया या 2 साल हो गए हैं, कोई 5-6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची थी वो, कि वो एक लफ्ज नहीं बोली, वन सिंगल वर्ड, उसने एक लफ्ज नहीं आज तक बोला, किसी के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं, उन्होंने कभी उसकी आवाज ही नहीं सुनी। अब जब उन्होंने उन्हें वहां पे बुलाया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी थेरेपी उनके साथ स्टार्ट की है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है, 1 मिनट बच्चों, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है कि जैसे जैसे रेपो बिल्ड करते गए हैं, मतलब 1 महीना गुजर गया है, मतलब वो थोड़ा, और वो बच्ची आहिस्ता आहिस्ता इवन बात भी करने लगी, यानी कि पहले वो बोलती ही नहीं थी, अब उसके मुंह से कुछ ना कुछ वर्ड्स निकलना स्टार्ट हुए। तो उसने एक दिन उन्हें एक पिक्चर बना के दी, और वो पिक्चर में एक 2-3 लड़कियां बनी हुई थी और एक थोड़ी बड़ी लड़की बनी हुई थी, मतलब वो लड़की ही लग रही थी, और साइड पे उसने कुछ ना फिगर ड्रॉ किए हुए थे। तो अब उन्होंने उससे पूछा, जैसे आप पूछते हैं ना एचएफडी में पिक्चर बनवाने के बाद, अगर उसने कुछ बनाया हो कि आपने किसकी पिक्चर बनाई है, अच्छा इसका क्या नाम रखा है, इस तरह से हम प्रोब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उससे भी उन्होंने पूछा कि आपने किसकी पिक्चर ड्रॉ की है, और ये आपने यहाँ पे ये बनाए हैं काफी ज्यादा, कुछ फिगर से बनाया छोटे छोटे से, ये क्या है? उसने बताया कि ये मैं हूँ, और ये मेरी दूसरी बहन है, और ये मेरी मदर है। और जो साइड पे वो जो छोटे छोटे से ड्रॉ किए हुए थे उसने फिगर, उसने कहा कि ये वो जूते हैं जो कि मेरी मदर जो है वो एक्चुअली उनसे मुझे मारती। अब वहाँ पे, मतलब पहले उनके घर के बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि वो एक स्कूल था बच्चों, जो कि हमारे डिफरेंट एनजीओज बनाती है ना स्कूल, झुग्गियों में जाके उनको, मतलब आप ये कह लें कि पार्ट टाइम एजुकेशन देने के लिए शाम को चले जाते हैं वहाँ पे लोग पढ़ाने, या दिन में उन्होंने दोपहर में कोई सेटअप बनाया होता है, वहाँ पे था। अब ऑब्वियसली वहाँ पे उनके घर वालों से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी अभी उनके पास। जब उन्हें पता चला, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनके घर से भी इन्फॉर्मेशन गैदर की, तो पता चला कि उसकी जो मदर है वो, ऑब्वियसली बच्चों वहाँ पे लोगों को बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो हमारा डोमेस्टिक अब्यूज है वो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो उस मैम डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से वो एक्चुअली इतनी ज्यादा अंदर ही अंदर वो, आप ये कह लेंगे, चीजों को फील करती जा रही है, क्योंकि उसका किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं था, और इस स्कूल में आने से पहले वो कहीं गई भी नहीं थी किसी और के पास। तो इस वजह से वो कभी कुछ बोली ही नहीं थी, वो डरते थे कि शायद वो कुछ बोलेगी तो जो टीचर है या कोई और पढ़ाने आ रहा है उन्हें, शायद वो भी उन्हें उसी तरह मारेंगे। जी जी, आप पूछें, क्या पूछ रहे हैं आप? मैम जी सर कुछ पूछ रही? बच्चों, अभी मुझे लगा था शायद आप में से किसी ने मुझसे कुछ पूछना था, कुछ कोई बोला भी था, अब एकदम चुप कर गए। मैम सर कोई कुछ बोल रही थी? जी जी, शहर, शहर चली, शहर है तो इधर ही, बोल नहीं रही बस कुछ। बोलो। मैम कल क्लासेस होंगी? जी जी बच्चों, कल क्लासेस होंगी। मैम कल हज की छुट्टी नहीं है, वैसे तो यूनिवर्सिटी में देते हैं।
अभी भी नहीं दी बच्चों, अब तो काफी अरसे से छुट्टी नहीं देते। मैम फिर ईद वाले दिन भी ले लीजिएगा सब। हाँ वैसे है ना, ईद वाले दिन भी दे ही देते बच्चों, ईद के थर्ड डे लेनी है मैंने, क्लास बेफिक्र रहिए आप लोग। मैम वैसे कितनी गलत मैम बात वो है ये। सैटरडे को है ये, तो आप नहीं ले सकते ऑफिशियली। बच्चों वाकई गलत बात है, लेकिन मतलब एटलीस्ट ईद के जो 3 दिन है उनकी तो छुट्टी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मंडे को भी क्लासेस रख दी हैं। ओके मैम। और क्या करें बच्चों, हम लोग भी अब आप ये कह लें कि सरकार के मुलाजिम में कुछ कह नहीं सकते। यस मैम ये तो है। तो मैम अब तो बेसिकली वैसी पढ़ाई से भी तंग आ गए। वाकई मैम बच्चों लावड़ा के भी तंग आ गई। जी जी पूछे पूछे। आपको आवाज आ रही? वो मैम जब आप मुझे स्टोरी सारी क्लास को स्टोरी बता रही थी, मेरा बीच में ना डिस्कनेक्ट हो रहा है आज बार बार, इंटरनेट इश्यू। तो मैं वहां पे थी जहाँ पे आपने कहा था एक बड़ी बच्ची बनाई थी बाकी छोटी थी, तो उससे आगे मैंने सुना नहीं है। आप प्लीज बता देंगे चलिए दोबारा? मैं दोबारा बता देती हूँ। अच्छा तो उसने ना वहाँ पे 3 फिगर ड्रॉ की हुई थी, 2 पेजेस थे, एक पेज पे उसने सिर्फ एक ही फिगर ड्रॉ की थी, वो पता नहीं किसकी थी, और इर्द गिर्द बहुत ज्यादा फ्लावर्स उसने बनाए हुए थे एक पिक्चर पे, और वहां पे सिर्फ एक ही बच्ची बनाई हुई थी उसने, और एक पे उसने 3 फिगर बनाई हुई थी। एक उसने बनाई हुई थी, एक उसने बोला कि ये मेरी सिस्टर है, और एक उसने बोला कि ये मेरी मदर है, और ये मैं हूँ। और वो उन दोनों से थोड़ा सा साइड पे करके बनी हुई थी, और मदर का हाथ उठा हुआ था, और उसके साथ ना छोटे 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 कुछ ना उन्होंने फिगर ड्रॉ किए हुए थे, और वो समझ नहीं थी आ रही कि वो क्या है। मतलब ऑब्वियसली उसकी कौन सा बहुत अच्छी ड्राइंग थी, जैसे उसको समझ लगी उसने वहां पे बना दी। तो अब वो थेरेपिस्ट कहती हैं कि मैंने जब उनसे प्रोब करना स्टार्ट किया है ना, कि अच्छा आप बताओ आपने किसकी पिक्चर बनाई है या कौन कौन है इस पिक्चर में, तो उसने बताया कि ये मैं हूँ, और ये मेरी सिस्टर है, और ये मेरी मदर है। और जो ये साइड पे छोटे छोटे फिगर है ना, एक्चुअली ये वो जूते हैं जो कि मेरी मदर मुझे मारती हैं घर में। तो वहां पे एक्चुअली ये पता चला कि जो उसकी मदर हैं, या वो घर जिस घर से वो आती थी, क्योंकि वो घर भी नहीं था वो हम बच्चों आपने बहुत दफा सुना होगा कि बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, और जो झुग्गियों में लोग रहते हैं, उनके लिए शाम को उन्होंने इस तरह का सेटअप किया होता है कि उनके बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ा सकें। तो शाम टाइम या दोपहर टाइम वहाँ पे लोग एज अ वॉलंटियर जाके वर्क कर रहे होते हैं। तो वो भी एक ऐसा स्कूल था जो कि झुग्गियों वाला स्कूल था। तो ऑब्वियसली वहां पे लोगों को नहीं पता था कि उनके घर में किस तरह का माहौल है, और उस स्कूल में या उनके पास आने से पहले उसका किसी के साथ इंटरेक्शन भी नहीं था। तो जब उन्होंने ऑब्वियसली उसकी हिस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता उसके घर से जाना, तो पता चला कि उसकी मदर जो है, ये इर्द गिर्द वाले जो हमसाए हैं उन्होंने बताया कि जो उसकी मदर है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं, और वो बहुत मारती हैं अपने बच्चों को। ऑब्वियसली अब वो सारा दिन बाहर काम करके आती हैं, हो सकता है कि घर में आके वो आपको जब डोमेस्टिक क्राइसिस, या आप ये कह लें बच्चों कि आपको जब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा होता है ना, तो आपको इर्द गिर्द के लोगों पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो वो सारा गुस्सा ऑब्वियसली वो बाहर तो नहीं निकाल सकती थी किसी पे, जहाँ पे भी वो वर्क करती, तो वो अपने बच्चों पे निकालती थी, जिसका अब उनकी उस छोटी बेटी पे शायद बाकी लोगों ने इतना असर ना लिया हो, या वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। अब उसे इतना ज्यादा असर लिया था कि उसने चीज़ों को, बातों को लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। और इवन जब वो उस स्कूल में आई थी, तो वहाँ पे वो किसी से नहीं थी बोलती। और वो स्कूल वाले भी कहते थे कि जब वो थेरेपिस्ट के साथ आहिस्ता उसने बोलना स्टार्ट किया, तो उस स्कूल में पहली दफा उन्होंने उसके मुंह से कोई वर्ड निकलता हुआ सुना था कि वो वाकई बोल सकती। तो इस तरह से जो हमारी आर्ट थेरेपी होती है, वो नॉट सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, इवन बच्चों के लिए वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि बच्चे जब उन पे चीजें बना रहे होते हैं तो उनके दिल में जो होता है वो फौरन बना देते हैं। तो आर्ट थेरेपी इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपीरियंशियल अप्रोच में इसको ज्यादा एक्नॉलेज किया जाता है। आर्ट थेरेपी वैसे एक्सपीरियंशियल थेरेपी की एक टेक्निक नहीं है, ये बेसिकली खुद एक अलग से थेरेपी है पूरी। बल्कि बच्चों आजकल तो बहुत सी नई नई थेरेपी आ गई हैं, थेरेपीज आ गई हैं, और आपने कभी शायद मैं भी ना ही सुना हो कि अब पोइट्री थेरेपी भी होती है, जिसमें हो सकता है वो पोइट्री के थ्रू या डिफरेंट, आप ये कह लेंगे जो हमारी पोएम्स होती हैं, शेर व शायरी, या उनके थ्रू करते होंगे। अब वो देखेंगे जिसकी वो मिलेगी, जिसको भी असाइनमेंट के, उसके बारे में हमें क्या बताता है। अच्छा बच्चे, जब हम एक्सपीरियंशियल थेरेपी को देखते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेज हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसके स्ट्रेंथ हैं, कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस में क्या है कि ये फैमिली स्ट्रक्चर थेरेपी में एक्सपीरियंशियल फैमिली को बहुत ज़्यादा लिमिटेडली अप्रोच किया जाता है, या बहुत ज़्यादा लिमिटेडली अप्रिसिएशन दी जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि किसी भी बेसिक टेक्निक को फॉलो नहीं कर रही होती, बल्कि एक्चुअली किसी भी टेक्निक को ये लोग कह देते हैं कि हम किसी भी टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी टेक्निक को ले सकते हैं। और ये टेक्निक प्रॉब्लम सॉल्विंग से कम रिलेटेड होती है, बल्कि हम लोगों ने जैसे पहले भी पढ़ा, इसका ज्यादा फोकस ये होता है कि हमने एक पर्सन को एक ऐसा पर्सन बनाना है जो कि उस, मतलब ठीक है हम उस प्रॉब्लम को मे भी उसकी ना कर सके खत्म, लेकिन हमने उस पर्सन को थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाना है कि वो उस प्रॉब्लम के साथ रहना सीख जाए।
तो इस वजह से भी लोगों ने इस पे बहुत क्रिटिसिज्म किया था कि आपने जब उस प्रॉब्लम की रूट कॉज को ही खत्म नहीं करना है तो आप किस तरह से कह सकते हैं ये एक इफेक्टिव थेरेपी है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर इस बारे में ज्यादा हो, तो ज्यादातर जो बेसिक थेरेपीज हैं वर्जीनिया सेटर की थेरेपी हम लोग ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, और इससे पहले आप लोगों ने जो भी पढ़ी थी वो, लेकिन इस थेरेपी का एक्चुअली यहाँ पे काम होता है। मैम इस तरह तो कोग्निटिव थेरेपी भी हम रूट से तो नहीं खत्म करते, उसको सिर्फ कोपिंग स्किल्स सिखाते हैं कोपिंग स्किल्स क्लाइंट। सिखा देते हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि हम लोग सीबीटी के लिए नहीं फॉलो कर रहे होते। हम लोग क्या करते हैं, सीबीटी के साथ हमेशा कभी बिहेवियर थेरेपी यूज कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई ना कोई टेक्निक और ले लेते हैं। तो सीबीटी में भी तो बहुत सी बच्चों क्रिटिसिज्म करने का मतलब ये हरगिज नहीं होता, मतलब जब कोई क्रिटिसिज्म उस चीज पे कर रहा होता है कि एक्चुअली वो बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं है चीज, बल्कि वहां पे हमें ये बताने की कोशिश की जा रही होती है कि यहाँ पे ये ड्रॉबैक है। हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई और रिसर्चेज आए या कोई और थेरेपिस्ट आए, वो इस ड्रॉबैक को खत्म करने की तरफ कोई ना कोई काम करे। जैसे अभी आपने क्वेश्चन फॉर्म किया कि सीबीटी में हम लोग उस प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर पाते, लेकिन उससे कोप करने के तरीके सिखा रहे होते हैं। अब हो सकता है कि इंशाल्लाह ताला इवन फ्यूचर में हम लोग ही हैं या आप लोग ही हों जो कि उस पर रिसर्च करने के लिए कोई ना कोई ऐसी टेक्निक ढूंढें कि हम यहाँ पे सिर्फ उसको कोप करने का तरीका या मेथड ना बताएं, बल्कि उस प्रॉब्लम को किसी ना किसी तरह से ठीक भी कर सकें। यहाँ तक तो बच्चों थी आपकी फैमिली थेरेपी जो कि खत्म हो चुकी है। अब फैमिली थेरेपी से रिलेटेड या डिफरेंट और टेक्निक्स हैं जो कि डिफरेंट और जैसे साइकोएनालिसिस की है, डिलेरियन से रिलेटेड जो कि यूज करते हैं, वो भी हम लोग एक दफा पढ़ लेंगे बुक से। लेकिन यहाँ तक बेसिक जो थेरेपीज का सेशन था वो हमारा खत्म हो गया। फिर मैम भी मैंने एक बच्चों और क्वेश्चन करना। जी मैम ये आर्ट ड्राइंग को हम कंजॉइंट ड्राइंग से कैसे करते हैं डिफरेंट? आर्ट थेरेपी बच्चों इट्स सेल्फ खुद एक थेरेपी है जिसमें हम लोग डिफरेंट कलरफुल चीजें यूज कर रहे होते हैं, और उसमें हम लोग कोई ये नहीं कह रहे होते आर्ट थेरेपी में, आर्ट थेरेपी में हम क्लाइंट को ना ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे होते कि आपने यहाँ यहाँ पे ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। हम उसको बस दे देते हैं, उसको कहते हैं अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है चलो आप इस पे जो आपका दिल चाहता है ड्रॉ कर दो। लेकिन कंजॉइंट में हम बेसिकली उसको बता रहे होते हैं कि आपने फैमिली के हर मेंबर की पिक्चर बनानी, कहीं ना कहीं उसे बार बार कहा जा रहा होता है कि आपने किसी एक को छोड़ना नहीं है अंदर। तो कंजॉइंट का मतलब ही है ना कि सारी फैमिली को ज्वाइन करना उसके अंदर। तो फिर वो जिस जिस तरह की पिक्चर्स बना रहा होता है, वो किस किस तरह से उन्हें कहाँ कहाँ पे बिठा रहा है, किसको किसके साथ बिठा रहा है, तो वहां पे पता चल रहा होता है कि वहां पे उनके बैठने के स्टाइल से, इवन उसको ड्रॉ करने के स्टाइल से भी कॉन्फ्लिक्ट शो हो रहा होता है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। मैम अगर आर्ट थेरेपी में उसको शौक नहीं है ड्राइंग का तो फिर हम वो स्किप कर देंगे? जी इकरा क्या पूछा आपने? मैम आपने कहा ना कि अगर आर्ट थेरेपी में हम ये कहते हैं कि अगर आपको शौक है तो फिर आप इसको जो चाहते हैं ड्रॉ कर दें, जी तो जी अगर अगर वो कोई ना उनको कोई उसको शौक नहीं है बनाना ड्राइंग चाहता का है, तो अगर वो फिर कह हम रहे वो कि स्किप नहीं कर मुझे नहीं देंगे? बनाने का शौक या मैं नहीं बनाना चाह रहा, फिर हम कंजॉइंट मतलब ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ, मतलब कि आपके नीड है, मतलब आप थेरेपिस्ट है ना, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त हमें ये वाली टेक्निक ज्यादा अच्छे से लगानी चाहिए, या चलो हम इस वक्त ये चीज यूज कर रहे थे। क्योंकि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है ना, हम जब भी किसी भी क्लाइंट को देखते हैं, जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था कि हम लोग वहाँ पे इसीलिए कोई ना कोई प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज कर रहे होते हैं कि अगर कहीं पे वो कोई बात हमसे छुपाने की भी कोशिश कर रहा है तो प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है उस बात को कहीं ना कहीं शो कर देते हैं। जैसे टीएटी है, एचएफडी है, फिर इस तरह हमारा हाउस ट्री पर्सन टेस्ट है, या और है इस तरह के। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक और डिफरेंस भी है, जब हम आर्ट थेरेपी को देखते हैं, आर्ट थेरेपी इटसेल्फ खुद एक बहुत बड़ी थेरेपी है। और जो कंजॉइंट ड्राइंग्स है वहाँ पे हम लोग, जैसे हम लोग उस दिन भी आपने मुझसे ही क्वेश्चन किया था कि जैसे एचएफडी में हमारे पास पूरा मैनुअल होता है कि जी अगर आपने टांगे लंबी बनाई है, छोटी बनाई है, हाथ किस तरह से बनाए हैं, तो उन वो एक किसी ना किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस को इंडिकेट कर रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई कोचिंग में भी बस होता है ना, मैनुअल। बच्चों को तो खासतौर पे इंटेलिजेंस और इमोशनल इंडिकेटर दोनों चीजें देखते हैं, यहाँ पे क्या तो होता है कि इसमें तो यहाँ पे क्या होता है सिर्फ कि हम अपने क्लाइंट से खुद ही पूछ रहे होते हैं। यानी कि आपने ये पिक्चर बनाई है, आपने इसको ड्रॉ किया है, अच्छा आपने उस पर्सन को दूर खड़ा किया, आपने उसे दूर क्यों खड़ा किया है, या वो आपको किस तरह से देख रहा है, हो सकता है वो कह रहा है वो मुझे गुस्से से देख रहा है। जैसे अभी जब मैंने आपको एक एग्जांपल दी उसमें हमने उससे पूछा, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा था कि उसने वो पिक्चर्स किसकी ड्रॉ की हैं, उसने वो छोटे छोटे से जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो क्या बनाए हैं, तो उसने खुद ही हमें बताया कि ये मैंने जूते बनाए हैं और ये मुझे मारने लगी हैं और मैं इसीलिए दूर खड़ी हूँ, मेरी उस सिस्टर से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। यानी कि क्लाइंट हमें खुद ही उसके बारे में स्टोरी बता रहा होता मैम जो स्पेशल चाइल्ड होता है हमने उनके बारे में बताया था ना कि ये सही से ड्राइंग नहीं करते, तो मैम हम उनसे क्वेश्चनिंग कैसे शुरू है। कौन सा करेंगे? बोलिएगा, क्योंकि मुझे ना मैंने आपकी एक बात जो नहीं स्पेशल चाइल्ड स्कूल में गई थी वहाँ पे उन्होंने जो ड्राइंग की थी वो सिर्फ लाइनें ही थी, इकरा। यानी कि बिल्कुल बिल्कुल भी।
मैम मैं एक मुझे आर्ट आपकी आवाज नहीं आ रही, स्पेशल आप चाइल्ड के थोड़ा सा स्कूल ऊंची में गई बोलिए थी, ना। वहाँ पे उन्होंने ड्राइंग की थी बच्चों ने। इकरा मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। मैम अब आ रही है? नहीं बहुत मतलब थोड़ी स्लो आ रही है, बीच में आपकी ठीक आने लग जाती है लेकिन बीच में एकदम से फिर वो इंटरप्ट हो जाती है शायद। आप मैम क्या पता कहती नहीं। हैं, आप कहीं गई थी, स्कूल गई थी? मैम अब ठीक आ रही है? मतलब थोड़ी थोड़ी आ रही है, हाँ बोलें बोलें। मैम मैं स्पेशल चाइल्ड के स्कूल में गई थी, जी वहाँ पे उन्होंने ड्राइंग की थी, तो वो ड्राइंग में सिर्फ लाइनें थी, जी यानी कि जी। कुछ भी वो ड्रॉ नहीं था बहुत किया ज्यादा जो हुआ। स्फीयर होते हैं बच्चे, आप ये कह लें कि वो बिल्कुल लाइंस ड्रा कर देते हैं, और लाइंस को भी पता है क्या बता रहे होते हैं कि हमने मामा बनाई है, ये बाबा बनाए हैं। मैम वो बाज़-औक़ात बताते भी नहीं है, उनसे पूछो तो वो जवाब भी नहीं देते हैं, तो फिर उसमें हम कैसे आप आइडेंटिफाई किस करेंगे? स्कूल में गई थी, मतलब किसी गवर्नमेंट स्कूल में गई होंगी? यस मैम। बच्चों पता मैम है ये क्या, हमारे घर के पास ही है, वहाँ मैं गई जी, थी। मतलब पता है कि बच्चों एक तो यहाँ पे ना ये होता है कि जो वहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन में होते हैं। कुछ कुछ की होती है कि वो आते हैं लेकिन अभी उन्होंने, आप जब आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ टाइम गुजारते हैं ना, क्योंकि घर में उनके साथ ना बिल्कुल भी उनके घर वाले इस तरह से टाइम नहीं गुजार रहे होते जिस तरह से जब उन्हें स्कूल में डाला जाता है। वहां पे अगर उन्हें कोई अच्छा टीचर मिल गया है या अच्छा ट्रेनर मिल गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि कुछ महीनों बाद आप उन बच्चों को देखें जो कि पहली दफा जब आप उन्हें एडमिशन उनका करवाते हैं, उन्हें बैठना नहीं आ रहा होता क्लास में। उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने टीचर से पूछ के बाहर जाना है, उन्हें उनकी ग्रिप नहीं होती किसी चीज पे कि मैम वो आपकी आवाज़ करना कट क्या रही है चाह रहा बहुत है। ज़्यादा, समझ नहीं आ रही। अब आ रही है इकरा? मैम आपकी आवाज़ कट रही है, यस हमें जो भी मैम बोला आ रही बिल्कुल है। आवाज़ नहीं आई। इकरा को नहीं आ मैम रही। हमें तो आ रही है मैम, उसका इंटरनेट इशू है। मैम पता नहीं मेरा इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है। जी इकरा नहीं आपकी मैम, हमें मुझे इकरा की भी आ रही है। जाती है। इकरा मैं मैम ये इसके कह रही 4 थी, कान हैं। तुम अच्छा क्या पूछ रही हो इकरा, बताओ। इकरा मैं ये यही पूछ पूछ रही रही है हूँ। कि जब हम लोग किसी गवर्नमेंट या वो स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में एक दफा गई, वहां पे उन्होंने बच्चों से कुछ ड्रॉ करवाया, उन्होंने सिर्फ लाइंस लगाई, सीधी सिंपल सी लाइंस लगाई, बल्कि सीधी भी लगाई, टेढ़ी मेढ़ी जिस तरह की भी लगाई। इवन वहां पे जो बच्चे हैं वो उन्होंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि उन्होंने क्या ड्रॉ किया है, क्या बनाया। तो मैं उसका आंसर दे रही थी कि जब हम लोग स्पेशल एजुकेशन के सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे कुछ कैटेगरीज होती है, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों की कैटेगरी होती है ना, कुछ उसमें से बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं बच्चों, और वो सीवियर इस वजह से होते हैं क्योंकि घर वालों के पास उनके लिए टाइम नहीं होता कि उनको घर वालों के पास, अब मेरे ख्याल में ठीक बच्चे के लिए भी टाइम नहीं होता कि उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले, तो उनके लिए उनको टाइम देना उनके लिए एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब वो स्कूल में आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको टीचर अच्छा मिल जाता है या वो ट्रेनिंग करने वाले अच्छे मिल जाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी ट्रेनिंग कर देते हैं तो 1-2 माह के बाद उनके बिहेवियर में चेंज आता है। बहुत जल्दी उनके बिहेवियर में चेंज ही नहीं आता। अगर आप किसी कभी देखें, अगर आपने कभी किसी ऑटिस्टिक बच्चे के साथ बच्चों काम किया हो, जिसको ऑटिज्म होता है, यस ऑटिज्म वाला मैम। बच्चा आपको पता है, आप उसके साथ तो आपकी रेपो ही 2 या 3 महीनों के बाद बिल्ड होती है। उससे पहले वो आपकी तरफ देखता ही नहीं है, आपकी बात ही नहीं सुनता, आपके से दूर दूर जा रहा होता है। और अगर आप हाइपर एक्टिव को देख ले, उसके लिए तो 2-3 मिनट बैठना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। इंशाल्लाह ताला बच्चों, जब आपका ये ओपन हो जाएगा, लेकिन मैम यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। मेरा ऑटिज्म के पेशेंट वो चाइल्ड था, तो मैंने वहां पे ना की थी इंटर्नशिप। पिछली गर्मियों की बात है मैम, मेरा तो 2 दिन में उस बच्चे के साथ इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी कि वो मेरे से ही पढ़ता था, अपनी मैम के पास नहीं जाता था, जबकि उनके पास बचपन से वो जा रहा था। ऐसा ही होता है बच्चों, और मैम आपको पता है मैंने भी वहाँ पे एक क्लाइंट लिया था, मैंने उनको कुछ घंटे ही काम करवाया था, तो वो तो आराम से कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी ना मैं उनके यानी कि ड्राइंग की देखिए ऐसा भी फिर तो हो टेक्निक्स जाता है कर ना पा रही कि थी, कोई आपने दूसरी। जो क्लाइंट लिए हों वो स्कूल में काफी देर से आ रहे थे, उनकी ट्रेनिंग कितने अरसे से हुई हुई थी। अगर आप किसी स्पेशल एजुकेशन सेंटर में जाएं और आप उस बच्चे को लें जिसका एडमिशन अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, तो वो जो आपको तंग करेगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि उन्हें संभालना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तो मतलब इन बच्चों से ज्यादा ना काम करना, जो डेफ एंड डम स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके साथ काम करना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा इजी होता है। तो मैम इन्हें मैम आर्ट इनिशिएट हम कैसे थेरेपी करेंगे? के चाइल्ड की एज लिमिट क्या होती है? जो आर्ट थेरेपी में, वैसे तो प्ले थेरेपी में वो कुछ, आर्ट थेरेपी खुद एक अलग से थेरेपी है, वहां पे उसने चाइल्ड की एज लिमिट के बारे में कोई बात नहीं की। वहां पे ये कि आपने सिर्फ उससे पिक्चर्स ड्रॉ करवानी है। अब बाकी ये आर्ट थेरेपी के बारे में बताएंगे जिनकी ये प्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद बच्चों आप एक दफा दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स भी दे दूं या कल दे दूं। मैम मैम ये तो कल बताएं। जी मैम ये मैम बताएं मैम कि रिजाइन कर कल लें और दे इसके कैसे दीजिएगा। बाद बताएंगे? बता दें। कल बता दूं?
Yes, ma'am. ये कल बता रहे हैं। चलें कल बता दूंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो ईद के बाद कमिंग वेंसडे आ रहा है, उस दिन हिना और रिमशा की प्रेजेंटेशन है। याद है आपको रिमशा? याद है। और थर्सडे मैम को, आपने थर्सडे को भी किसी को दी? थर्सडे को इकरा और मरियम की है। मैम हमारी है, यस हाँ। मैम। और इंशाल्लाह ताला फ्राइडे क्या को हुआ है? मैंने कहा मैं बोल रही हूँ कि मैम से सिलेबस का भी पूछ लो, और बोली जा रही प्रेजेंटेशन है। मेरे से चुप नहीं हो रहा, चुप करके मैंने सो जाना है। लेकिन मैं कहती हूँ चुप करो। अपना म्यूजिक स्टार्ट कर देते हैं। मैं भी रिमशा लगी है। ये रिमशा का है। तो रिमशा की तरफ शायद इंटरनेट का थोड़ा इशू है, इस वजह से। मैम प्लीज सिलेबस का भी कुछ देख लें फिर, ताकि हम तैयारी करना स्टार्ट करें। बच्चों मैंने तो मैम आप सिलेबस सिलेबस भी फाइनल कर दें तो सुबह टॉपिक्स मैम के साथ रिज्वाइन कर लें और सिलेबस का बता दें प्लीज। बच्चों सीबीटी मैम को हम नजर सुन लें अच्छा बच्चों, सीबीटी और आरईबीटी ये दोनों तो आपकी कंफर्म है। इसके अलावा जो थर्ड है वो मैं बता दूंगी। ये दो तो अच्छी तरह से तैयार करें ना। मैम दो ही अच्छे लग रहे हैं। नहीं दो अच्छे नहीं लग रहे, इसके बाद तीसरी मैम ये मैम वो भी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं हमेशा ठीक कहती हूँ मैम। जी आप हमेशा ठीक कहते हैं। मैंने आपको दो काम दे दिए हैं, इन दो थेरेपिस्ट की तैयारी जरा अच्छे से करें। मैम फिर वो आप लेक्चर्स भी अपलोड कर दें यूट्यूब चैनल पे। हाँ बच्चों वाकई तो लेक्चर्स का बहुत मसला है, इंशाल्लाह ताला वो भी अपलोड कर मैम दूंगी। ये आपने लेक्चर क्लास में ही नहीं दे दिए थे? नहीं बच्चों ये मैंने अभी दिए थे। और बच्चों अब यहाँ पे आपका जरा टाइम भी खत्म हो रहा है। मैम आप स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा इन दो टॉपिक्स सीबीटी और आरसीबीटी की जो आपने स्लाइड्स हमें दी हैं वही वाली करनी है ना सर? मैम ये वाली मैंने स्लाइड पढ़ाया भी था, स्लाइड्स भी शेयर की हैं आपके साथ। मैम दोबारा से कर दें। सहर ने की है ग्रुप में, एक दफा देख लीजिएगा सारे।